हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 3 मार्च 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग जो दैनिक जागरण ने ली है वो है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सीजेआई व नेता विपक्ष भी होंगे शामिल। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है क्योंकि जो मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती थी वो कोलेजियम नीति के तहत होती थी। कोलेजियम नीति क्या होती है ये आपको कई बार बताया गया है। कोलेजियम नीति के तहत चुनाव आयुक्त ही या फिर राष्ट्रपति को कुछ नाम भेजे जाते थे और उन्हीं पर सहमति बनती थी। अब क्या होगा कि 3 लोगों का पैनल होगा जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री होंगे और विपक्ष का एक नेता होगा, या फिर अगर विपक्ष का कोई सदन नेता नहीं है तो जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका एक प्रमुख नेता लिया जाएगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें शामिल होंगे। ये 3 लोग एक नाम सुझाव के तौर पर राष्ट्रपति को भेजेंगे और राष्ट्रपति उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर चुनाव आयुक्त नियुक्त करेगा। ये एक ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय लिया है जिसमें जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हरिकेश राय, जस्टिस सी.टी. रवि कुमार और जस्टिस अजय रस्तोगी, जो ये पैनल था 5 लोगों का, उसमें शामिल थे। सीवीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सीबीआई यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के बाद शायद यह तीसरी संस्था है जिसमें मुखिया की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सीजेआई की सहमति की सलाह पर होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दूरगामी परिणाम देने वाला हो सकता है। इसके बाद जस्टिस अजय रस्तोगी जो 5 लोगों के पैनल में थे उन्होंने अलग से एक फैसला दिया और इसमें मुख्य फैसले में से पूरी तरह सहमति जताई और कोर्ट ने चुनाव आयोग का स्थायी सचिवालय होने और आयोग का खर्च भारत की समेकित निधि से लिए जाने की मांग के फैसले में कहा कि कोर्ट भारत सरकार और संसद से जोरदार अपील करता है कि वह इस संबंध में जरूरी बदलाव करे ताकि चुनाव आयोग सही मायने में स्वतंत्र बन सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कोलेजियम जैसी प्रणाली के जरिए किए जाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनाया है। इस पर कोर्ट ने एक यहाँ पर अनुच्छेद 324 का भी जिक्र किया है जिसमें यहाँ पर चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की बात की जाती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है तो इसका संबंध है चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति से। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। त्रिपुरा नागालैंड में राजग सरकार, मेघालय में किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। अब यहां पर आप ग्राफ के जरिए देख सकते हैं कि जो 3 राज्यों में चुनाव हुए तीनों में 60 सीटें थीं। कुल जो सीटें थी 60 सीटें थीं और सिर्फ यहां मेघालय में 59 सीटों पर चुनाव लड़े गए थे। तो हम बात करते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा में भाजपा की वापसी हुई है। बहुमत के लिए 31 सीटें चाहिए थी जिसमें भाजपा को 33 मिली हैं, टिपरा को 13 और माकपा को 14 सीटें मिली हैं। अब हम नागालैंड में आते हैं तो यहाँ पर पूर्व की स्थिति बरकरार है। पिछली बार भी भाजपा को 37 सीटें मिली थी, इस बार भी 37 सीटें मिली हैं और एनपीएफ को 2 सीटें मिली हैं और अन्य को 21 सीटें मिली हैं। वहीं पर हम जब मेघालय पर आते हैं तो यहाँ पर किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। बहुमत के लिए यहाँ का भी आंकड़ा 30 था क्योंकि 59 सीटों पर चुनाव हुए थे। इसमें भाजपा और एनपीपी को टोटल 26 सीटें मिली हैं जिन्होंने पिछली बार मिलकर सरकार बनाई थी और इसके बाद कांग्रेस और अन्य को 26 और 5 सीटें मिली हैं। तो यहाँ पर किसको आमंत्रित किया जाएगा सरकार बनाने के लिए वो आने वाले समय में पता चलेगा। अब यहाँ पर पूर्वोत्तर में जो भाजपा की स्थिति है वो और मजबूत हो गई है। त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा गठबंधन को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत मिल गया है जो मैंने अभी आपको बताया, और त्रिपुरा में स्पष्ट बहुमत। यही सब न्यूज़ें यहाँ पर विस्तार से बताई गई हैं। एक न्यूज़ यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि नागालैंड के इतिहास में पहली बार महिला विधायक, देखिए नागालैंड को पहली बार महिला विधायक मिला है। इस चुनाव में 2 महिलाओं को कामयाबी मिली है। सत्तारूढ़ एनडीपीपी की उम्मीदवार हेकानी जाखलू दीमापुर तृतीय क्षेत्र से जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। वहीं पश्चिमी आगामी सीट से एनडीपीपी की सलहौतनो क्रूसे ने भी जीत हासिल की हुई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं जिसमें कि G20 सम्मेलन जो था विदेश मंत्रियों का, उस पर साझा बयान को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है और ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई है
क्योंकि सितंबर में जो मेन बैठक होने वाली है G20 की, अब उसके भविष्य पर सवाल उठ गया है, प्रश्न चिन्ह उठ गया है कि जब अभी विदेश मंत्री अगर संयुक्त बयान नहीं दे सकते हैं तो जब प्रमुख आएंगे देशों के, वो किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। तो ये एक असमंजस की स्थिति आ गई है जिससे जल्दी निपटना भारत के लिए जरूरी हो गया है। भारत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। भारत की कोशिशों के बावजूद G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में साझा बयान जारी करने पर सहमति नहीं बन सकी है। बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आपसी मतभेद भुलाकर वैश्विक चुनौतियों के लिए काम करने की अपील भी काम नहीं कर सकी। मतभेद की जो बड़ी वजह थी वो यूक्रेन के हालात को लेकर अमेरिका व पश्चिमी देशों और रूस चीन के बीच बढ़ रहा विवाद रहा है। दोनों धुरियों के बीच सामंजस्य बनाने में असफल रहने के बाद गुरुवार को बैठक के बाद G20 की अध्यक्ष भारत की तरफ से एक सार पत्र जारी किया जा सकता है। पिछले दिनों G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक में भी साझा बयान जारी नहीं हो सका था। लगातार जो 2 मंत्री स्तरीय बैठक में आपसी सहमति नहीं बनने से G20 की जो आगामी बैठक है, जैसा मैंने आपको बताया सितंबर 2023 में होने वाली शिखर बैठक के भविष्य को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बैठक के बाद जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने संवाददाताओं को बताया कि तकरीबन 95% मुद्दों पर आपसी सहमति थी, लेकिन कुछ देशों के विचारों में काफी अंतर था। 2 बिंदुओं पर इतने मतभेद थे कि इसे हमारी कोशिशों के बावजूद पाटा नहीं जा सका, यानी कि मिलाया नहीं जा सका। यूक्रेन को लेकर अलग अलग मत होने से संयुक्त बयान को लेकर एक मत नहीं हो पाए। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि चीन को नई दिल्ली से मिलेगा बड़ा संदेश। अब ये बड़ा संदेश क्या होगा? देखिए, चीन के अभी जो ये G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, तो उसमें चीन के जो विदेश मंत्री हैं चिन गांग, वो भी G20 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हुए थे और उन्होंने एक दिन पहले ही चीन की तरफ से बयान भी दिया था कि वह भारत के साथ रिश्ते काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं और अहमियत देते हैं इन रिश्तों को। मगर चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर जो रवैया अपना रखा है, उसे देखते हुए भारत किसी भी तरह से अपने रुख में नरमी नहीं बरतना चाहता है। इस संदर्भ में भारत क्वाड संगठनों की अगुवाई में शुक्रवार को चीन को अभी तक का सबसे बड़ा संदेश दे सकता है। आपको पता होगा, क्वाड 4 देशों का संगठन है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का दबदबा कम करने के लिए बना था। वो 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इनके विदेश मंत्रियों की जो बैठक है क्वाड संगठन के तहत होगी। इसके कुछ ही घंटे बाद इन चारों देशों के विदेश मंत्री भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से आयोजित रायसीना डायलॉग में एक सत्र को एक साथ संबोधित करेंगे। रायसीना डायलॉग वैश्विक कूटनीति पर चर्चा करने का एक आयोजन माना जाता है और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है कि पहली बार क्वाड के चारों देशों के विदेश मंत्री एक साथ होंगे और G20 को तरजीह न देते हुए ये 4 जो देश हैं वो अपने विदेश मंत्रियों की अलग बैठक करने वाले हैं और ख़ास तौर पर जापान के विदेश मंत्री इसी में, यानी जो मंत्री हैं जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी, वो सिर्फ क्वाड में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं, G20 में नहीं। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है और शायद यहाँ से चीन को एक सख्त संदेश दिया जाए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है कि अदानी और शेयर बाजार मामलों को परखेगी सुप्रीम कोर्ट से गठित समिति। अब देखिए, हिडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो अदानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट जारी है और भविष्य में भारतीय निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए नियामक तंत्र को सुदृढ़ करने पर सुझाव देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय एक समिति का गठन किया है जो 2 महीने में एक रिपोर्ट तैयार करेगी जो सील बंद होकर सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी। और इस कमेटी के जो सदस्य हैं उनके बारे में जान लीजिए। अध्यक्ष जो होंगे वो होंगे जस्टिस अभय मनोहर स्प्रे जो सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। सदस्य, अब ये तो अध्यक्ष हो गए, सदस्य हैं OP भट्ट जो SBI के पूर्व चेयरमैन हैं, जस्टिस देपी देवधर जो बॉम्बे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, KV कामत इन्फोसिस के पूर्व चेयरमैन, नंदन नीलकेणी इन्फोसिस के सह संस्थापक, सोमशेखर सुंदरम वरिष्ठ वकील हैं। ये लोग समिति जो बनी है उसमें रिपोर्ट देंगे और ये आदेश प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा व जस्टिस JB पार्नीवाला की 3 सदस्यीय पीठ ने अदानी हिडनबर्ग मामले की जांच करने वाली 4 याचिकाओं पर गुरुवार को दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि विशेषज्ञ समिति का गठन हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए सेबी को अपने कर्तव्यों से वंचित नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि इटली की प्रधानमंत्री बोली मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। आपको पता होगा कि जो इटली की प्रधानमंत्री हैं वो भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आई हुई हैं। भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय रिश्तों का दर्जा बढ़ाकर रणनीतिक कर दिया है। गुरुवार को भारत के दौरे पर आई इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद यह फैसला किया गया है। पिछले वर्ष आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री बनी मेलोनी एशिया के दौरे पर पहली बार निकली हैं और इसके लिए उन्होंने भारत का चयन किया है, जो बताता है कि इटली भी भारत के साथ रिश्ते प्रगाढ़ करने के लिए काफी उत्साहित है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया है। इटली और भारत के सामान्य रिश्तों को रणनीतिक दर्जा देने का मतलब यह हुआ कि कारोबार व रक्षा क्षेत्र में अब रिश्तों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों की सरकारों की तरफ से खास प्रोत्साहन मिलेगा। वैश्विक मंच पर भी इनके बीच बेहतर सामंजस्य दिखेगा और वैश्विक मुद्दों पर एक दूसरे के साझा हितों का ख्याल रखेंगे। मेलोनी ने कहा कि भारत यात्रा का फैसला उनका रणनीतिक फैसला है, यह कोई सामान्य यात्रा नहीं है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर यह है कि यूक्रेन शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। यह स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन युद्ध का समाधान तलाशने के लिए भारत शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी ऐसे समय की है जब दिल्ली में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने यूक्रेन में दुश्मनी खत्म करने में भारत की केंद्रीय भूमिका की पैरोकारी की है। 2 दिवसीय यात्रा पर आई मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक बातचीत के दौरान यूक्रेन युद्ध का भी मुद्दा उठा। इस दौरान मेलोनी ने रूसी सेना द्वारा गैर कानूनी और गैर उकसावेपूर्ण आक्रमण की जो कड़ी निंदा की है। वार्ता के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि इस विवाद का समाधान सिर्फ वार्ता और कूटनीति के जरिए ही किया जा सकता है। मोदी के साथ मौजूदा मेलोनी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत यूक्रेन में न्यायपूर्ण शांति लाने और दुश्मनी को खत्म करने की प्रक्रिया में मदद करने व बातचीत में केंद्रीय भूमिका निभा सकता है। नेक्स्ट न्यूज है कि रांची में दुनिया भर के विशेषज्ञों ने अक्षय ऊर्जा के संचय व उपयोग पर किया मंथन। देखिए, रांची में आयोजित G20 की बैठक में गुरुवार को देश दुनिया के विशेषज्ञों ने अक्षय ऊर्जा, पर्यावरण और विकास पर मंथन किया है। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग के असर को कम करने को लेकर भी विचार रखे हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर ने बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस शिखर सम्मेलन का रांची में होना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि झारखंड में कई प्रकार के खनिजों का भंडार है। भारत सहित कई G20 देशों के पास विशाल खनिज संपदा है जिसका हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर उपयोग करने की आवश्यकता है। औद्योगिकरण की शुरुआत में सस्ती दरों पर खनिज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास हो रहे थे, लेकिन अब इसका आशय बदल गया है। खनिजों के दोहन के क्रम में पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग के कुप्रभाव को झेला है। इस कारण ग्लोबल वार्मिंग के असर को भी कम करने की चिंता करनी होगी। इंडोनेशिया और ब्राजील के प्रतिनिधियों ने भी अपनी प्रारंभिक टिप्पणियों में सम्मेलन के महत्व को दोहराया है। नेक्स्ट न्यूज है कि भारत ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे की डिग्रियों को देंगे मान्यता। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच शैक्षणिक साझेदारी अब और महत्वपूर्ण होगी। दोनों देश न सिर्फ ज्वाइंट डिग्री कोर्स संचालित करेंगे बल्कि एक दूसरे के कोर्सों और डिग्रियों को भी मान्यता देंगे। दोनों देशों के शिक्षा मंत्रियों की मौजूदगी में गुरुवार को इसे लेकर अहम करार हुआ है। इसके साथ ही दोनों देशों के छात्रों का एक दूसरे के संस्थानों में आवाजाही का रास्ता भी खुल गया है। अभी हर साल बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया तो जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से भारत आने वाले छात्रों की संख्या बहुत ही कम है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 10 करार हुए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों ने अपनी शैक्षणिक और शोध से जुड़े पुराने संबंधों को नए सिरे से मजबूती दी है। इस मौके पर ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा मंत्री जैसन क्लेयर ने कहा है कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में
ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालय अपने कैंपस खोलने जा रहे हैं। गौरतलब है कि गिफ्ट सिटी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और आईटी सेवा केंद्र है। इनमें से वुलांग विश्वविद्यालय का कैंपस इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से, जिसमें हम पहली न्यूज़ ले रहे हैं कि पीएम गति शक्ति से इंफ्रा प्रोजेक्ट को मिलेगी गति। देखिए, प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान यानी कि एनएमपी नेशनल मास्टर प्लान से देश भर की इंफ्रा परियोजनाओं की मंजूरी की प्रक्रिया काफ़ी तेज हो गई है। मात्र 4 महीने में ही 5 लाख करोड़ रुपए की मूल्य की 66 परियोजनाओं को प्रधानमंत्री शक्ति एमएनपी से मंजूरी दी जा चुकी है। पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री गति शक्ति एनएमपी को लॉन्च किया गया था। एनएमपी मतलब नेशनल मास्टर प्लान। गति शक्ति एनएमपी के लॉन्च होने के बाद परियोजनाओं से जुड़े लोकेशन सर्वे को लेकर डिजिटल जो तैयारी की गई थी, जिसे डीपीआर बोला जाता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर, तैयार करने का काम पहले के मुकाबले आधे समय में पूरा हो रहा है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग पीएम गति शक्ति एनएमपी की नोडल एजेंसी है। डीपीआईआईटी जल्द ही नेशनल लॉजिस्टिक कॉस्ट फ्रेमवर्क भी तैयार करने जा रहा है। अभी विदेशी एजेंसियों के अनुमान के आधार पर ही अभी लॉजिस्टिक कॉस्ट निकाला जा सकता है। अब ये इंफ्रा परियोजनाओं को कितनी लागत और कितने रुपए जारी किए गए हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ है कि 7% के पार जा सकती है विकास दर, और ये स्टेटमेंट दिया है नागेश्वरन ने। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं वी अनंत नागेश्वरन, उन्होंने जो चालू वित्त वर्ष है 2022-23 में जीडीपी विकास दर 7% से अधिक रहने की उम्मीद जाहिर की है। और उन्होंने विभिन्न सेक्टर से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों में जिस प्रकार से मजबूती के संकेत मिल रहे हैं और जिस गति से उनमें रिकवरी हो रही है, उसे देखते हुए चालू वित्त वर्ष की जीडीपी विकास दर अनुमान के मुकाबले नीचे नहीं आएगी, बल्कि इसके ऊपर ही रहने की संभावना है। मंगलवार को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ की तरफ से जारी चालू वित्त वर्ष में जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2021-22 की 9.1% की विकास दर के मुकाबले 7% रहने का अनुमान जाहिर किया गया था। जीडीपी के लिए यह दूसरा अनुमान था और जनवरी में जारी एनएसओ के पहले अनुमान में भी विकास दर 7% रहने की बात कही गई थी। चलिए, नेक्स्ट पेज, इंटरनेशनल पेज। पाकिस्तानी रुपए में रिकॉर्ड गिरावट, 284 रुपए का हुआ डॉलर। अब आप समझ सकते हैं। और इंडियन रुपी जो चल रहा है वो लगभग 81 रुपए 80 रुपए चल रहा है। तो अब कितना अंतर है यह आप देख सकते हैं, और भीषण आर्थिक संकट इसे बोला जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ताइवान को F-16 लड़ाकू विमानों के लिए मिसाइलें देगा अमेरिका। अमेरिका ने ताइवान को और रक्षा सामग्री बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अमेरिका इस द्विपक्षीय क्षेत्र को F-16 लड़ाकू विमानों के लिए 61.9 करोड़ डॉलर की मिसाइलें और युद्ध सामग्री उपलब्ध कराएगा। अमेरिका के इस कदम से चीन भड़क सकता है, क्योंकि वह ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है और इसे बलपूर्वक कब्जे की धमकी भी दे चुका है। आपने देखा होगा कि कई बार वो जो नियंत्रण रेखा है चीन और ताइवान की, उसको पार करता है, अपने लड़ाकू विमान भेजता है, या फिर बॉर्डर पर जो एयर स्ट्राइक टाइप की कुछ प्रक्रियाएं करता है, और जो जितने भी युद्धाभ्यास है वो ताइवान के ही बॉर्डर पर करता है, यानी कि उसको अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से ये एक महत्वपूर्ण समझौता हो सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार को कहा कि उसने F-16 में प्रयुक्त होने वाली मिसाइलें और अन्य सामग्री बेचने की मंजूरी दी है। रक्षा सामग्री में AGM-18 एंटी रेडिएशन मिसाइलों के साथ ही हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और लॉन्चर शामिल हैं। ताइवान के पास F-16 विमानों का एक बेड़ा है। यह विमान अमेरिका से लिए गए हैं। चलिए, तो ये आज का यानी 3 मार्च 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो काफ़ी दिन बाद आया है और कोशिश करूंगा ये रेगुलर हो। वीडियो देखने के लिए
धन्यवाद।